हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, आप लोग प्लीज़ वीडियो पे कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो आपको पसंद आता तो अच्छा कमेंट, नहीं आता तो बुरा कमेंट। एटलीस्ट इससे मुझे पता लगेगा कि आपके माइंड में क्या है और आपको वीडियोस किस तरह से पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं। आई होप मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो इतना कहने का हक तो मेरा बनता ही है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर विश्वजीत ने। आइए आगे की स्टोरी को ठीक वैसे जानते हैं जैसे कि उन्होंने हमें बताई है। मेरा नाम विश्वजीत है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उस वक्त की है जब मैं पंजाब गया हुआ था। दरअसल मैं रहने वाला पंजाब का ही हूँ, मेरी फैमिली वहीं रहती है और मैं कुछ टाइम से मुंबई में शिफ्ट हुआ हूँ। बात ये थी कि उस टाइम पर मैं अपने दोस्तों से काफ़ी वक्त बाद मिल रहा था, पंजाब वाले दोस्तों से। उसी टाइम पर हम लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे और तभी बात आई कहानियाँ सुनाने की बारी। कहानियाँ या फिर यूं कहें अपने साथ घटे कुछ सच्चे किस्से। एक एक करके हम में से सारे दोस्तों ने अपने साथ घटे हुए कुछ किस्सों के बारे में बताया जो कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी थे। अब यहाँ पर मैं उन सारी स्टोरीज के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली अमर की घटना आपको बताने जा रहा हूँ। ये बात अमर ने बताई थी और आगे की घटना मैं सोच रहा हूँ कि उसी के शब्दों में बताऊँ, जिससे कि आप स्टोरी को ज़्यादा कनेक्ट कर सको। तो ये बात उस वक्त की है जब मैं नई दिल्ली में रहता था। बात ये थी कि मेरे एक रिश्तेदार जो कि एक दूसरे शहर में रहते थे, वो उस टाइम पर दिल्ली में आने वाले थे। एक्चुअली जाना तो उन्हें सीधा पंजाब ही था, पर किसी वजह से वो पहले दिल्ली आ रहे थे और मुझे उन्हें पिकअप करना था। ऐसा मेरे चाचा ने मुझे कॉल करके पहले ही बता दिया था और उनकी फ़्लाइट देर रात की थी, इसीलिए मैंने भी उनकी बात को समझा और उनसे हाँ कह दिया। मेरी उनसे इस बारे में ज़्यादा बात और नहीं हो पाई और जिस दिन मेरी बात हुई थी उस रात मैं एयरपोर्ट जाकर खड़ा हो गया और वेट करने लगा। मैं लगभग रात के 12:30 बजे तक वहाँ पर वेट करता रहा। फ़्लाइट का टाइम लगभग 12 बजे के आसपास का था। तब उसके बाद मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने चाचा जी को कॉल करा और उसके बाद जो बात मुझे पता चली उसे सुनकर मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया। उन्होंने कहा कि वो लोग अब डायरेक्ट पंजाब जा चुके हैं और इसी कारण मुझे वहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। वो तो सोच रहे थे कि मैं ऑलरेडी घर जा चुका हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो सकता है। आई मीन मैं रात के 12:30 बजे दिल्ली के एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहा था। लिटरली इट वॉज डिस्गस्टिंग। इसके बाद मैं धीरे धीरे गाना गुनगुनाते हुए पार्किंग की ओर चल दिया, जहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को पार्क करा था। जब मैं वहाँ पर आया तो मैंने वहाँ पर एक आदमी को देखा और वो बंदा शायद पता नहीं क्या इधर उधर देखे जा रहा था। उसके पास ढेर सारा लगेज था और उसकी नज़र बार बार इधर उधर घूमे जा रही थी, मानो वो किसी को देख रहा हो। दिखने में वो बंदा मेरे को काफ़ी ज़्यादा जेंटल लगा और इसीलिए शायद मैंने उससे पूछ लिया, क्या आप किसी का वेट कर रहे हो? वो अब भी इधर उधर देखते हुए ही मुझे जवाब दिया, मैं कैब का इंतज़ार कर रहा था पर मुझे मिल नहीं पा रही। जब मैंने बात सुनी तो मुझे लगा कि मुझे उस इंसान को लिफ्ट देनी चाहिए, अगर वो उसी तरफ जा रहा है जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो पाजी? उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मुझे नोएडा के साइड जाना है। मैंने कहा, अरे मैं तो नोएडा में ही रहता हूँ, अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो आप मेरे साथ चल सकते हो, मैं आपको वहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। वो आदमी अब भी पता नहीं कहाँ देखे जा रहा था और इसी बीच मैंने गाड़ी की डिक्की खोलकर उसका सामान वहाँ पर रखने की सोची, बट जैसे ही मैं ऐसा करने वाला था तभी उसने एकदम से बोला, नहीं पीछे नहीं, सीट पर रख दो। एक पल के लिए तो मुझे लगा मैंने सही काम करा ना इस आदमी को हेल्प के लिए पूछकर। मैं सोचने लगा, वाह, अभी यह आदमी तब से वेट कर रहा था और अब मैंने इसे
राइड के लिए ऑफ़र कर दिया है तो ये सोच रहा है कि वो कुछ भी कह सकता है। बट मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा और उसका सामान गाड़ी की सीट पर रख दिया, पीछे की साइड। इसके बाद एक और चीज़ अजीब ये थी कि वो पीछे वाली सीट पर ही जाकर बैठ गया। मैंने उससे बोला, आप आगे आगे क्यों नहीं बैठ जाते? नहीं, मैं पीछे ठीक हूँ, उसका रिप्लाई आया। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था और मैंने अपने आप में ही सोचा, पता नहीं कैसा अजीब आदमी है। मैंने मिरर को उसके फेस पर एडजस्ट किया, ये सोच के कि मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए। उसके बाद मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट करा और गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। एयरपोर्ट से निकलने के लिए मुझे लेफ़्ट मुड़ना था और जैसे ही मुड़ने वाला था तभी वो आगे पीछे से चिल्लाया, एक मिनट, गाड़ी रोको, ओ प्लीज़ राइट ले लो और उसके बाद गेट की साइड से होते हुए वापस आना। मुझे अजीब तो लग ही रहा था बट मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा और राइट ले लिया और गेट की साइड से आगे की ओर निकलने लगा। एकदम से ही उसने कहा, वो यहाँ नहीं है, चलो। मुझे लगा कि शायद वो अपनी पत्नी या फिर किसी का इंतज़ार कर रहा होगा या फिर किसी को देख रहा होगा, पर मैंने उससे इस बारे में नहीं पूछा और मेन रोड की तरफ बढ़ता गया। अब हम लोग मेन रोड पर थे और रोड बिल्कुल ही खाली था समय के कारण। इसके बाद वो एकदम से ही बोल पड़ा, तेज़ चलाओ। मुझे काफ़ी गंदा सा लगा। मैं उसका ड्राइवर तो नहीं था ना, और वो मुझे ऑर्डर दिया जा रहा था कब से। मैंने फिर भी नाक चढ़ाते हुए गियर चेंज करा और गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया। अब रोड के दोनों साइड पे पेड़ ही पेड़ थे। स्ट्रीट लाइट्स भी लगभग ख़त्म ही हो गई थी और मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ही थी जिसकी वजह से रोड पर लाइट आ रही थी, वरना बाकी और तो बस अंधेरा ही अंधेरा था। वक्त लगभग रात के 2 बजे के आसपास होगा और उस वक्त रोड पर बस हम ही थे। खैर, टाइम ही कुछ ऐसा था। टाइम ख़राब, ऊपर से न जाने कौन, या फिर यूँ कहें मैंने ही किसी ऐसे शख्स को गाड़ी में बिठा दिया जिसको मुझे नहीं बिठाना चाहिए था। अब मैं बीच बीच में उसकी तरफ देख रहा था मिरर के ज़रिए और मैंने नोटिस करा कि उसे पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा। पहले तो मुझे लगा शायद ये मेरी ड्राइविंग के कारण ऐसा है, बट मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को कम नहीं करा। इसके बाद थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हम एक गुरुद्वारे के सामने से निकल रहे थे। तभी वो आदमी एकदम तेज़ से चिल्लाया, गाड़ी रोको। मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हुआ। मैंने काफ़ी ज़ोर से ब्रेक लगाए और लेफ़्ट कट लिया ताकि मैं गुरुद्वारे के गेट की तरफ मुड़ सकूं। जैसे ही मैंने वहाँ पर गाड़ी रोकी, वो आदमी गाड़ी से निकला और एकदम चिल्लाते हुए वहाँ से भागा, मदद करो, कोई तो मदद करो, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं एकदम हैरान हो गया, ये आदमी क्या बोल रहा है। अंदर से गुरुद्वारे से कुछ लोग हाथ में तलवार लिए और डंडे लिए बाहर निकल कर आए। उस आदमी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कुछ तो कहा। मैंने एकदम से उनसे बोला, ये आदमी पागल हो गया है, पता नहीं क्या कह रहा है। मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ और कहता। इससे पहले ही उसी आदमी ने मुझे अपने पास आने के लिए कहा। वो मुझसे कह रहा था कि इधर आओ, वहाँ सेफ नहीं है। वो एक्चुअली में गाड़ी के ऊपर किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था। मुझे वैसे ज़्यादा समझ में तो नहीं आया, पर मुझे अजीब भी बहुत लग रहा था। बट मैं गाड़ी से बाहर निकला और फिर जब मैंने गाड़ी के ऊपर देखा तो मुझे वहाँ पर कुछ नहीं दिखा। मैं उस आदमी के पास गया और तब उसने मुझे पूरी घटना बताई। उसने मुझे बताया कि वो दुबई में रहता है। एक्चुअली में उसका काम कंस्ट्रक्शन साइट पे रहता है और ऐसे ही कुछ दिन पहले जब वहाँ पे वो एक साइट पर काम कर रहे थे तो उसके वर्कर्स ने उससे आके बताया था कि उन्हें वहाँ पर 2 कब्रें मिली हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर अब उन कब्रों का क्या करना है। उसने बिना कुछ सोचे ही सीधा बोल दिया, उनसे पीछा छुड़ाओ, कुछ भी करो। उसने कह तो दिया, बट उसी रात उसे कुछ अजीब सा दिखा। दरअसल उसे उस रात 2 चुड़ैलें दिखी, जिनमें से एक शायद माँ थी और एक बेटी। वो दोनों ही चुड़ैलें उसका पीछा करते हुए इतने दिन से उसके साथ थी और उसे हर जगह दिखाई देती थी। जब वो वहाँ से यहाँ वापस आ रहा था उस टाइम भी वो चीज़ें उसका पीछा कर रही थी, और जब वो एयरपोर्ट के बाहर बैठा था तब वहाँ पर उसे स्ट्रीट लाइट्स के नीचे वो औरतें दिख रही थी, ये यूँ कहें वो चुड़ैलें दिख रही थी। उसने बताया कि वो दोनों ही गाड़ी की छत पर बैठ गई जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे। उसने मुझे उनके बारे में तब इसलिए नहीं बताया कि अगर वो बता देता तो शायद मैं उसकी मदद करता ही नहीं,
और मैं वहाँ से भाग जाता। इसके बाद उसने मुझे बताया, जब उसने कहा था कि गाड़ी की स्पीड को तेज़ करो, तब वो जो दोनों चुड़ैलें थी उनमें से वो जो माँ वाली थी वो गाड़ी की विंड स्क्रीन पर आकर ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रही थी। वहीं उसकी बेटी साइड में शीशे के पास अपना मुंह चिपकाए अंदर की ओर देख रही थी। मुझे ये बात सुनकर बहुत सा डर सा लगा और मैंने एकदम से अपनी गाड़ी को देखा। इसके बाद तो बस जब मैं अपने घर आया, मैंने अपनी गाड़ी को अगले 1 दिन तक चलाया ही नहीं। वो आदमी, उसने कहा कि वो वहीं रहेगा रात भर और सुबह वो बस से अपने घर जाएगा। उसने मुझे बताया कि वो उसे तब नहीं दिखाई देते जब वो भीड़ में होता है। मुझे अब भी आता उसने मेरे से क्या क्या कहा, कैसे कैसे कहा। मुझे नहीं पता उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, पर आज भी मैं इस चीज़ को सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा अजीब तो लगता ही है और साथ में डर भी लगता है। तो ये थी आज की फर्स्ट स्टोरी और हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। सूरज ढल चुका था लेकिन फिर भी आसमान में हल्का उजाला था। इसी हल्के उजाले में एक सड़क नजर आ रही थी। सड़क के दोनों तरफ ही पेड़ थे, या ये कह लो कि पेड़ों के बीच में से सड़क जा रही थी। वैसे इसे सड़क कह देना भी गलत ही है, क्योंकि ये जाना माना हाईवे था जो कि गोवा से पुणे की तरफ जाता था। इसी रास्ते प्रीति अपनी ही मस्ती में गाड़ी चला रही थी कि तभी सामने से एक महिला उसकी गाड़ी के आगे से हाथ देती है और उसे गाड़ी रोकने का इशारा करती है। उस महिला को इस सुनसान रास्ते में देख प्रीति गाड़ी को रोक लेती है और पूछती है, कहाँ जाना है आपको? वो उससे कहती है, मुझे पुणे जाना है, लेकिन आगे मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरी बच्ची भी वहीं है, हम दोनों को पुणे छोड़ दो। वो महिला विनती करते हुए उससे कहती है। उसकी तरफ एक नज़र मार प्रीति को लगता है कि सच में इस महिला को इस समय उसकी ज़रूरत है, इसीलिए प्रीति उसको गाड़ी में बिठा लेती है। थोड़ा आगे जाने पर ही एक बच्ची दिखती है जिसे देखकर प्रीति को लगता है कि वो उसी की लड़की है। जो आगे बच्ची है उसके पास ही रोक देना। प्रीति कुछ सोच या बोल पाती उससे पहले ही गाड़ी में बैठी वो अनजान महिला बोल पड़ती है। प्रीति गाड़ी को बच्ची के पास लाकर रोक देती है और गाड़ी रुकते के साथ ही वो महिला बच्ची को भी गाड़ी में बैठा लेती है। अभी वो लोग थोड़ी दूर भी नहीं गए होंगे कि वो बच्ची बोलती है, मम्मा टॉयलेट लगी है। उस छोटी बच्ची की बात सुनकर प्रीति गाड़ी रोक देती है। वो महिला बच्ची को साथ लेकर गाड़ी से नीचे उतरती है और प्रीति गाड़ी में बैठे बैठे उनको जाता हुआ देखती है। प्रीति को गाड़ी में बैठे बैठे 10 मिनट हो जाते हैं, लेकिन वो महिला और वो बच्ची वापस नहीं आते। एक बार घड़ी की तरफ देखकर प्रीति को उनकी चिंता होती है, इसीलिए प्रीति भी गाड़ी से नीचे उतरकर उनको देखने के लिए बाहर जाती है। वो आसपास देखती है बट उसे कोई नजर नहीं आता। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलती है, अरे ये दोनों गए कहाँ? तभी उसकी नज़र रोड से थोड़ा दूर एक पेड़ के पास जाती है और वहाँ उसको कोई नज़र आता है, इसीलिए प्रीति उधर की साइड चल देती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचती है वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। अब प्रीति थोड़ा परेशान हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसको अपने ऊपर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, मानो उसके ऊपर कुछ है। और तभी उसकी नज़र ऊपर की ओर उठ जाती है। वो वहाँ पेड़ के ऊपर किसी को बैठा हुआ देखती है जो कि बुरी तरीके से मुस्कुरा रहा था। दांत पीले और मुंह के आसपास खून ही खून, जैसे उसने कोई चीज़ खाई हो। जैसे ही उसकी नज़र उसके हाथ पे पड़ती है, उसके हाथ में कोई बच्ची थी और वो उसका मुंह खा रहा था। ये देखकर प्रीति बहुत घबरा जाती है और डर के मारे बदहवास सी वापस गाड़ी की तरफ भाग जाती है। लेकिन ये क्या, गाड़ी में बैठते ही प्रीति पीछे देखती है तो बच्ची और महिला पीछे सीट पर ही बैठे थे। प्रीति के दिमाग में एक बार भी ये नहीं आता कि आखिर ये दोनों कब और कहां से गाड़ी में आकर बैठ गए, और जब ये बच्ची यहाँ है तो उस आदमी के हाथों में क्या था। वो बिना कुछ सोचे समझे ही गाड़ी को स्टार्ट कर देती है और बिना कुछ बोले गाड़ी को स्पीड में चलाने लग जाती है। तभी उसकी गाड़ी थोड़ा आगे ही निकली होती है कि अचानक ही प्रीति की गाड़ी के आगे एक बड़ा वाला टेम्पो आ जाता है और प्रीति की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन जैसे तैसे वो गाड़ी को संभाल लेती है, बट वो जब पीछे देखती है तो पीछे कोई टेम्पो ही नहीं था। अब प्रीति के पसीने छूट जाते हैं और वह डर जाती है। उसके माथे पे आए हुए पसीने की लकीरें साफ साफ जाहिर कर रही थी
कि वो कितनी ज़्यादा परेशान थी। तभी प्रीति की नज़र गाड़ी की पीछे वाली सीट पर पड़ती है। पीछे की सीट पर ना तो अब बच्ची थी और ना ही वो महिला। अब प्रीति और भी डर जाती है। डर के मारे प्रीति इस जगह से जल्द निकलने की सोचती है और एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट कर देती है और अपने सिर को आगे की तरफ घुमा लेती है। प्रीति जैसे ही आगे सर घुमाती है, अचानक प्रीति की गाड़ी के आगे वो महिला आ जाती है और प्रीति बहुत तेज चिल्लाते हुए गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगा देती है और ब्रेक की वजह से प्रीति का सर आगे गाड़ी से लग जाता है। प्रीति कुछ करती उससे पहले ही पास में रखा उसका फोन बजने लगता है और उसकी नींद खुलती है। वो बुरी तरीके से पसीने से भीगी हुई थी और डरी भी हुई थी। प्रीति फोन की तरफ देखती है तो उसका अलार्म बज रहा था और वो अपने आप को टटोलती है और अपने आसपास देखती है। भगवान का शुक्र है सपना था, लेकिन इतना डरावना और बुरा सपना। और सपने में फिर से ही रूही और चेतना। क्यों रूही मुझे हर रोज अपने सपने में दिखती है? प्रीति मन ही मन सोचती है और फिर सोचती है आज मुझे पुणे जाना है, शायद इसीलिए सपना आया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं अब तक रूही को भूल ही नहीं पाई, इसीलिए वो मुझे सपने में दिखती है। चेतना प्रीति की जेठानी थी और रूही चेतना की लड़की थी, बड़ी मासूम और प्यारी सी बच्ची। एक दिन चेतना, उसके पति और रूही पुणे से वापस आ रहे थे और उनको वहाँ उनके किसी दोस्त ने पार्टी में बुलाया था, तो वहीं से लौट रहे थे। रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सब मर गए। चेतना और उसके पति के शरीर तो मिले थे, बट रूही का शरीर नहीं मिला था। उसकी गुड़िया मिली थी रोड से थोड़ा दूर जाकर। रूही को बहुत ढूंढा गया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, तो सबको लगा कि शायद कोई जानवर रूही को ले गया होगा। अलार्म की आवाज़ से प्रीति उठ जाती है और पैकिंग करने लगती है। प्रीति और उसके पति अजीत आज पुणे जा रहे थे, उनको वहाँ पर एक फंक्शन में जाना था। सारी पैकिंग करने के बाद प्रीति अजीत को फ़ोन करती है। अजीत, और कितना टाइम लगेगा? वापस आ जाओ, वैसे भी वो रास्ता बेकार है, हमें जल्दी निकलना होगा। प्रीति फ़ोन पर अजीत से कहती है। ओहो प्रीति, तुम आज के टाइम में भी उन सब बातों पर भरोसा करती हो? फ़ोन पर दूसरी तरफ से अजीत कहता है। अजीत, तुमको याद नहीं चेतना दीदी और रूही का कैसे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था? प्रीति, वो किसी की गाड़ी से टकरा गए थे, ठीक है ना? और हाँ, मैं पहुंचने वाला हूँ बस। ये बोलकर अजीत फ़ोन काट देता है। प्रीति मन ही मन बोलती है कभी ये मेरी बात नहीं सुनता। अजीत के घर पहुंचते ही वो दोनों पुणे के लिए निकल जाते हैं। अभी उन्होंने आधा रास्ता ही पार नहीं किया होगा कि एक महिला सफ़ेद कपड़ों में आगे नजर आती है, जो हाथ से गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। और ये नज़ारा देखते के साथ ही प्रीति के पसीने छूट जाते हैं। उसको अपना शाम का सपना याद आ जाता है। वो महिला लगातार हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने को कह रही थी। अजीत, गाड़ी मत रोकना, प्रीति डरते डरते बोलती है। सामने देख दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस महिला का हाथ लंबा हुआ जा रहा था। ये सब देखकर अजीत को भी पसीना आने लगते हैं, लेकिन वो गाड़ी रोकने के बजाय और तेज भागने लगता है। और तभी अजीत को आगे एक आदमी पेड़ पर बैठा हुआ दिखता है। अजीत उसको भी अनदेखा कर गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है, लेकिन ये क्या, आगे जाकर वो आदमी अजीत से लिफ्ट मांगता है। डर से दोनों की हालत बुरी हो चुकी थी, इसीलिए दोनों ही बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी को और तेज चला देते हैं। तभी अचानक गाड़ी के आगे एक बड़ी ही प्यारी बच्ची खेलते हुए उधर से भागते हुए आती है, जिसे देख अजीत की गाड़ी बहुत तेज ब्रेक के बाद रुक जाती है। अजीत और प्रीति उस लड़की को देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। बच्ची रो रही थी और दर्द से चिल्ला भी रही थी। प्रीति उसको गोद में ले लेती है और जैसे ही वो उसका चेहरा देखती है, रूही, अजीत जैसे ही उस बच्ची की तरफ देखता है तो वो बच्ची गायब हो जाती है। अजीत प्रीति को गाड़ी में खींच कर ले आता है और साथ ही प्रीति को गाड़ी में बिठा देता है। उसके बाद खुद भी वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी को चलाने लगता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ती। तभी प्रीति की नज़र गाड़ी के पीछे पड़ती है और वो डर जाती है। प्रीति को पीछे की तरफ देखता हुआ अजीत भी पीछे देखता है। पीछे का नज़ारा देखकर अजीत चौंक जाता है, क्योंकि पीछे से गाड़ी को किसी आदमी ने पकड़ रखा था, जो कि गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। एक बार फिर प्रीति और अजीत दोनों उस आदमी की शक्ल देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि यह आदमी और कोई नहीं, विनय
अजीत का भाई था। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। विनय इसी रोड पर मरा था। डर से अजीत गाड़ी की स्पीड को और बढ़ा देता है और फिर भी गाड़ी हिलती तक नहीं। बट पीछे का देखकर वो दोनों बुरी तरीके से घबरा चुके थे। फिर भी हिम्मत करके वो आगे देखते हैं। जैसे ही वो आगे सिर करते हैं, प्रीति चीख जाती है क्योंकि आगे चेतना खड़ी थी और वो भी बहुत गुस्से में। गाड़ी के बिल्कुल आगे, जैसे उन लोगों को कहीं जाने ही नहीं देगी, ऐसे खड़ी थी। आज आए हो बड़े दिन बाद। चेतना, जो रोड एक्सीडेंट में मर चुकी थी, गुस्से में कहती है। अजीत चेतना को देख अपने आप में ही बोलने लगता है, मुझे माफ कर दो भैया भाभी, मैं मजबूर था उस दिन। मैं नहीं चाहता था कि आप लोग मर जाओ। मैं आपको साथ में छोड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन अगर मैं गाड़ी रोकता तो मुझको ही मार देते। उन्होंने मुझको धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे, प्रीति और मम्मी पापा को ही मार देंगे। उस दिन गाड़ी में जब आप लिफ्ट मांग रहे थे तो मुझको उन्हीं लोगों ने नहीं रोकने दी। मुझे माफ कर दो भैया भाभी। अजीत लास्ट लाइन कहते कहते रोने लगता है। तुम्हें क्या बोल रहे हो अजीत? पास ही ठगी सी लड़की प्रीति अजीत से पूछती है। अब उसके चेहरे से डर गायब हो गया था, लेकिन एक अजीब सा भाव था जो शायद वो अब अपने पति के लिए था। नफरत का भाव या फिर अपने प्रति से विश्वास खोने का भाव। प्रीति, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं भैया भाभी के साथ उस पार्टी में नहीं गया था। उस दिन उस पार्टी में मैं भी गया था, लेकिन ये बात भाई भाभी को भी नहीं पता थी। मैंने उनको अचानक ही वहां पहुंचकर चौंकाने की सोची थी। मैं वहां पहुंचकर जब भैया भाभी से मिला तब वो लोग मुझे देखकर खुश हो गए। मैं और भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे कि तभी रूही जिद करने लगी कि उसको आइसक्रीम खानी है। मैं उसको आइसक्रीम लेने के लिए लेकर चला गया। मैं और रूही वापस आ ही रहे थे कि एक कमरे से हमको कुछ आवाज़ आई। वो किसी टेम्पो वाले से बात कर रहे थे और किसी को मारने की पेमेंट दे रहे थे। हमको उनकी बातों से पता चल गया था, लेकिन वो किसको मारने की बात कर रहे थे ये नहीं पता लगा था। ये बात ही सुनने के लिए मैं वहीं ठहर गया और तभी मुझको अपने भाई का नाम सुनाई आया और मैं समझ गया कि वो लोग मेरे भाई को ही मारने का प्लान कर रहे हैं। वो लोग कोई और नहीं थे बल्कि भाई के ही कुछ सहयोगी पार्टनर थे। ये मैं उनकी आवाज़ से पहचान चुका था, इसलिए मैंने रूही को वहीं रुकने का बोलकर अंदर चला गया। तुमने मेरे भाई को मारने का प्लान बनाया है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने उनसे ऐसा कहा। तुम कैसे रोकोगे तुम हमें? हम भी देखते हैं। इतनी मुश्किल के बाद तो वो यहाँ पर आया है। उनमें से एक आदमी ने धमकी भरे लहजे में कहा, लेकिन तुम उनको नहीं मार पाओगे, मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। ये कहते हुए मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाल लिया। इसके पहले मैं कुछ करता, उन्होंने मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीन लिया। तू फ़ोन कर, तू पुलिस को फ़ोन करे, उससे पहले तुझे कुछ बता देते हैं। तेरी बीवी है जो भी मुंबई में है और साथ ही में है तेरे माँ बाप भी। उनमें से एक आदमी ने मुझे घूरते हुए कहा, अगर तूने कुछ बताया तो तेरे साथ साथ वो लोग भी मरेंगे। अगर तू ये चाहता है कि तेरे घर में कोई कंधे देने वाला ही ना बचे तो फ़ोन कर ले और बचा ले इसे। दूसरे आदमी ने मुझे फ़ोन पकड़ाते हुए कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस तुम मेरे घर वालों को कुछ मत करना। मैं उनके पैरों पर गिरकर बोला, ठीक है अब तू जा यहाँ से, और ध्यान रहे तू अपने भाई के पास नज़र भी ना आए और ना ही उसे फ़ोन करेगा। एक आदमी मुझे धक्का देते हुए कहा। मैं चुपचाप वहाँ से बाहर चला गया और रूही को भी अपने साथ ही लेकर बाहर चला गया। बाहर मैं भैया और भाभी के इंतज़ार में बैठ गया। सोचा था भाई भाभी जब बाहर आएंगे तब उन्हें सब सच बता दूंगा, और कुछ ही देर में भैया भाभी पार्टी से निकल गए। जब वो लोग वहाँ से निकल गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया, लेकिन ये सब उन लोगों ने देख लिया और वो मेरे साथ मेरी ही गाड़ी में बैठ गए। भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट मैंने अपनी आंखों से देखा और उनकी गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने ही थी। उन्होंने मुझसे लिफ्ट भी मांगी, लेकिन मैं गाड़ी को रोक ना सका। अगर मैं गाड़ी रोकता तो वो मुझे ही मार देते। लेकिन वो मारना क्यों चाहते थे? सारी कहानी सुनने के बाद प्रीति बोली, क्योंकि वो एक नया प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसको बनाने से भाई ने मना कर दिया था, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में एक अनाथ आश्रम को भी हटाना पड़ता। भाई कोई अनाथ आश्रम नहीं तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उनको मार दिया गया और कहीं ना कहीं मैं भी इसमें शामिल हो गया। अजीत ने भारी पश्चाताप से कहा। प्रीति और अजीत कुछ बोलते इसके पहले ही उनकी गाड़ी तेज तेज हिलने लगती है। मेरी बेटी कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? चेतना गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए बोली।
वो ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, अजीत डरते डरते बोला। उस दिन वो सब होने के बाद मैं आपको तो नहीं बचा पाया, लेकिन मेरे पास मौका था रूही को बचाने का। मुझको वो लोग भैया के पास नहीं जाने देते, लेकिन रूही, अगर वो जाती तो रूही को ही मार देते। ये सोचकर मैं रूही को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया और उसको वहाँ पर छोड़कर वापस आकर उनके निकलने का इंतज़ार करने लगा। अजीत ने फिर से शर्मिंदगी के साथ कहा, तब तुमने रूही के जिंदा रहने की बात बताई क्यों नहीं? इस बार प्रीति ने गुस्से से कहा, मैंने इसलिए छुपाया क्योंकि अगर मैं सच बताता तो मुझे सब कुछ सच बताना पड़ता। तो तुम रूही का कब बताते? इस तरह से तुमने हम लोगों को अंधेरे में रखा, हम सबको हमारी रूही से दूर रखा। हमारी खुद की बच्ची किसी और के पास है और हम सब लोग अब तक उसको मरा हुआ मानते थे। प्रीति गुस्से से बोली, मैंने सोचा था कुछ टाइम बाद मैं उसको घर ले आऊँगा और बोल दूंगा इसको किसी ने बचा लिया था। फिर गाड़ी तेज तेज हिलने लगती है, पहले से भी ज़्यादा तेज। प्रीति और अजीत गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। मुझको माफ़ कर दो भाभी, मैं सब कुछ सबको बता दूंगा, अजीत एक बार फिर विनती भरे स्वर में बोला और उसकी आवाज़ से ही उसकी गलती का अफसोस हो चुका था। मेरी बेटी चेतना, मेरी बेटी, चेतना पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोली। दीदी मैं उसका ख्याल रखूंगी, प्रीति ने चेतना की तरफ देखते हुए कहा। रूही का ध्यान रखना, चेतना ने प्रीति के चेहरे को देखते हुए कहा। लेकिन तभी उसका भाई विनय सामने आ जाता है। उसको देखकर एक बार फिर से दोनों डर जाते हैं। लेकिन तुम मेरी बच्ची का और मम्मी पापा का ध्यान रखना। विनय दोनों को ही प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहता है, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा जिन्होंने करा। विनय एक बार फिर थोड़ी सख्त आवाज में कहता है, भाई मुझे माफ कर दो, मैं उन्हें सजा जरूर दिलाऊंगा। अजीत अपने भाई को विश्वास दिलाते हुए कहता है। फिर अजीत का भाई उसको वहां से जाने को बोलता है और चेतना रास्ते से हट जाती है। अजीत पुणे पहुंचते ही अपने दोस्त के घर से रूही को वापस ले जाता है और फिर वो रूही और प्रीति के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर सब कुछ बता देता है, सच सच। तो दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की ओर। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताई है जिन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना करा है। आइए आगे की घटना को जानते हैं। ये घटना जो आपको बता रहा हूँ ये केरला की है। हमारे घर के पास में ही एक पुराना मंदिर था और कुछ साल पहले उसे तोड़कर नया मंदिर बना दिया गया वहाँ पर। जब तक उस मंदिर को तोड़ा नहीं गया था तब तक आसपास के लोगों को पता भी नहीं था कि वहाँ पे मंदिर है। जिस ज़मीन पर वो मंदिर बना था वो एक परिवार से जुड़ा हुआ था जिनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बुरी चल रही थी। फाइनेंशियली, फैमिली मेम्बर्स की डेथ और ही बहुत कुछ। उस परिवार की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उनकी फैमिली से थोड़ी ही दूरी पर एक और परिवार रहता था, उनके साथ भी सेम परेशानी थी। इसी वजह से दूसरी फैमिली थी, उन लोगों ने एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए और वहाँ पर उस एस्ट्रोलॉजर ने उनसे कहा कि उनके परिवार में एक ज़मीन है जिस पर एक पुराना मंदिर है। अगर वो उस मंदिर को एक नया मंदिर बनवा दें तो उनकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि वो जो दूसरी वाली फैमिली थी उनकी पहले वही ज़मीन थी जहाँ पर वो नई वाली फैमिली थी और जहाँ पर अभी वो पुराना मंदिर था। इसीलिए वो लोग उनके पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि अगर हम लोग वहाँ पर एक नया मंदिर बनवा दें तो शायद हम दोनों के ही परिवारों की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। यही सोचकर उन दोनों फैमिलीज़ ने वहाँ पर ऐसा करने का सोचा। बट क्योंकि मंदिर बनवाना कोई इतना आसान काम नहीं था, इसीलिए उन्होंने आसपास की सोसाइटी वालों से ही पैसे लिए और धीरे धीरे वहाँ पर एक नया मंदिर बन गया। मंदिर कोई ज़्यादा भव्य तो नहीं था बट एरिया के हिसाब से काफ़ी अच्छा मंदिर था। आसपास के लोग भी काफ़ी खुश थे कि उनके एरिया में अब उनका खुद का मंदिर है। पर ये खुशी बस थोड़े समय की ही थी। कुछ ही समय बाद जो बाकी लोग वहाँ पर जाते थे उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट जवान लड़कियाँ, अनमैरिड लड़कियाँ जब उस जगह पर जाती थी तो वो उसके बाद से एक अलग ही तरह का बिहेवियर स्टार्ट कर देती थी। सबसे पहले एक लड़की थी जिसका नाम मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा। वो उस जगह की सबसे फर्स्ट विक्टिम थी। वो हमारी पड़ोसी ही थी। काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी वो लड़की। एक बार उसे एग्ज़ाम देने के लिए जाना था तो वो उस मंदिर के पास गई और वहाँ पर उसने प्रार्थना करी।
उसके बाद पता नहीं उसने मंदिर में वहाँ पर क्या देखा, कुछ तो ऐसा जो कि वो कभी बता ही नहीं पाई। बस वो मंदिर से चीखते हुए बाहर निकली और भागते भागते घर पहुंच गई। घर आने के बाद उसे काफ़ी तेज फीवर हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई और धीरे धीरे उसकी मेंटल स्टेट भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई थी। जब उसका फीवर उतरा तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते और आप उनके घर ले जा सकते हो। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गई थी। हर बात पे वो खून खराबा करने का बोलती और न जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती। मेंटली वो बिल्कुल ही अनस्टेबल हो गई थी। उसके परिवार वालों को अपने ही घर में उसे बांध कर रखना पड़ता था। धीरे धीरे उसकी याददाश्त एकदम से जाती और आ जाती। उसे कोई भी पहचान में नहीं आता था। मेरी भतीजी, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी बट अब उसे पहचान भी नहीं पाती थी। मेरी कज़न जो उसकी फ्रेंड थी वो उसे भी नहीं पहचानती थी। उन्हें क्या, कभी कभी वो अपने परिवार वालों को भी नहीं पहचानती थी। वो चीज़ें कुछ ही बोलती रहती थी। वो हेलुसिनेशन करती और कई बार चिल्लाने लगती। काफ़ी समय तक जब मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हुआ तो उनके फैमिली वाले आखिरकार उसे एक ऐसे इंसान के पास ले गए जो कि भूत प्रेत जैसी चीज़ों से जुड़ा हुआ था। वहाँ पर उन्होंने कुछ पूजा वगैरह कुछ तो करवाया बट 3 दिन के बाद वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो गई और मेरे घर पे आई और मेरी कज़न से बैठकर बात भी करी। अब वो सभी लोगों को पहचान भी रही थी और काफ़ी ज़्यादा रिकवर भी हो गई थी। इस बात पे यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बट कुछ साल बाद जब मैं उससे मिला तो मैंने उसका हाथ देखा और उसके हाथ पे अब भी काफ़ी अजीब से निशान थे जब वो बांधी गई थी उस समय के। बट ये बात किसी को भी नहीं पता क्या कि उसके साथ क्या हुआ था और उसने क्या देखा था मंदिर में। बट ये चीज़ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। एरिया की कई और लड़कियां जो कि उसी के एज की सिमिलर थी, उनके साथ कई चीज़ें हुई। सभी लोग समय के साथ रिकवर तो हो गई बट किसी को ये नहीं पता चला कि मंदिर में हुआ क्या था, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा या फिर कौन सी चीज़ थी जिन्होंने उसको पोसेस कर लिया। सभी लोग बस उस मंदिर से थोड़ा डरने सा लगे। मंदिर आज भी वहीं पर है बट हमारे परिवार से तो कोई भी वहाँ पर नहीं जाता, खास तौर पे कोई भी लड़की। क्या आप इस चीज़ को समझा सकते हैं कि इस चीज़ का कारण क्या है? क्योंकि मंदिर को सभी लोग पवित्र स्थल मानते हैं और मैं आज तक यही मानता था कि मंदिर में इन सब चीज़ों की तो कोई जगह ही नहीं है। यहाँ तक कि जहाँ भगवान की मूर्ति लग जाए वहाँ पर ऐसी चीज़ें कभी कदम ही नहीं रख सकती। बट ये केस मैंने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है और यही रीज़न भी है कि मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स नहीं दे सकता, जगह के बारे में या फिर और कुछ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव बात है। आई होप आप समझ रहे होगे और इस चीज़ को बाकी सारी चीज़ों से अलग रखते हुए मेरी बात का जवाब देने की कोशिश करोगे। कमेंट बॉक्स आपके विचारों के लिए खुला हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। एम करते हैं इस वीडियो पर 400 लाइक्स के लिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।